नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पांडे जी टेक्निकल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और इन फ्यूचर जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप लोग भी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी 100% सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो तो आज ही पांडे जी टेक्निकल मोबाइल एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ें। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जो परमाणु होता है वो इस तरीके से होता है और इसका एक नाभिक होता है। इसके नाभिक में क्या क्या होता है वो इसमें पूछ रहा है। तो परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में रह के अणु का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो बाहरी कक्षा में रहते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो नाभिक यानी कि आंतरिक कक्षा में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया, यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है कि ये जो विभाजन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इसकी खोज किसने की थी, इसको किसने बताया था, तो ये आप लोगों के बैकेरल थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया, इन्होंने सर्वप्रथम जो है परमाणु को विभाजित किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या क्या कहलाती है। दोस्तों, इनको अगर हम लोग जोड़ तो ये हमारा द्रव्यमान संख्या निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक का आकार कितना होता है। अगर आप लोगों से पूछे कोई कि किसी परमाणु का नाभिक है तो उसका आकार कितना होता है, तो उसका आकार होता है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही छोटा है। आप लोगों को पता है यहाँ पे -12 सेंटीमीटर है। तो अगर आप लोग 1 सेंटीमीटर की दूरी देख रहे हैं उसका उससे भी कई गुना छोटा है। तो इतना आकार जो होता है वो एक नाभिक का होता है, 10⁻12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें ये 4 कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से असत्य कौन सा है। तो परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, ये आपका सही है कि परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। परमाणु अविभाज्य है, ये आपका असत्य है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि परमाणु जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित है, तो अविभाज्य नहीं हो सकता। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, हाँ ये भी सत्य है। एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो असत्य है। क्या कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य है, ये गलत है। परमाणु क्या है, विभाज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो वो क्या कहलाता है। दोस्तों, जो परमाणु होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है और जो स्वतंत्र कण इसमें होता है वो हमारा अणु ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से हो जाएगा कि जो अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तत्व में कई सारे परमाणु, कई सारे अणु होते हैं, तो उनमें से जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक की वैल्यू दिया है 19, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी 19 हो गई, प्रोटॉन की वैल्यू हो गई और क्रमांक की तो वैल्यू 19 दिया ही गया है। परमाणु भार पूछ रहा है, कह रहा है 39 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी दोस्तों वो क्या होगी, परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों या फिर प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या दिया है 19। ठीक है, तो अगर हम लोग 39 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, जो कि हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे सही हो जाएगा 19। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 19।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम परमाणु क्रमशः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है जो कैल्शियम परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो संख्या होता है वो कितना होता है। तो अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम में अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ याद है तो बाकी की आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। परमाणु क्रमांक 20 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 20, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी 20 होगी। तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो गई 20। अब बात कर रहा है इसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकल गई, प्रोटॉन की वैल्यू निकल गई और न्यूट्रॉन की वैल्यू। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकलेगी? न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु भार कितना होता है इसका 40 माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना आ गया 20। यानी कि तीनों वैल्यू क्या है 20 होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैल्शियम के परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर परमाणु क्रमांक 21 है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, वो भी आपका 21 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या निकल के आ गई 21। अब कह रहा है न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन क्या होगा परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो 45 में से अगर आप लोग 21 घटाओगे तो क्या निकल के आएगा 24। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 24। तो 21 और 24 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग भी सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो और इस तरीके से अपनी तैयारी करें कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाए, तो आप लोगों को अभी जो है पांडे जी टेक्निकल ऐप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पे आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। एक अच्छा डेडिकेशन के साथ आप लोग तैयारी करोगे तो 100% आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो अभी आप लोग पांडे जी टेक्निकल ऐप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन ना आप लोगों के एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ये आपका सत्य है। परमाणु विभाज्य है, ये भी आपका सत्य है। किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये भी यहाँ पे आप लोगों का सत्य है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा संभारिक, ठीक है, समस्थानिक, ये इस तरीके से होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ऊपर के कथन दिए गए हैं वो सभी क्या हैं सत्य हैं, इनमें से असत्य कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक बराबर होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है। मैंने अभी आप लोगों को कई क्वेश्चन में रिपीट कर दिया है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये सही है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में आप लोगों को पता रहना चाहिए कि किस पर कौन सा आवेश होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे आप लोगों का ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन की बात करें तो इस पे आप लोगों का धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपका उदासीन होता है। इस पे ना तो प्रोटॉन होता है और ना ही न्यूट्रॉन होता है। तो आगे अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आपका ऋणावेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की संहति यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो हाइड्रोजन नाभिक के कितने बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के संहति की बात करें तो ये हाइड्रोजन नाभिक के 1/1850, ठीक है, इतना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझ लीजिए कि जो परमाणु की कक्षा होती है उसमें जो प्रथम कक्षा होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक आप लोग नहीं रख सकते। अगर आप लोग परमाणु का विभाजन करेंगे, उसकी कक्षाओं में अणुओं का विभाजन करेंगे, तो पहली कक्षा में आप लोग 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। तो अणु के लिए कौन सा इसमें सत्य कथन है, ये पूछ रहा है कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हाँ, ये सत्य है आप लोगों का। इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ये भी सत्य है। इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। तो दोस्तों परमाणु का जो समस्त भार होता है वो आपका नाभिक पर केंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हैं। परमाणु का जो नाभिक है उसके खोजकर्ता कौन है? तो परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता आप लोगों के रदरफोर्ड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 92U238, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। 92U238 का मतलब है कि 92 यूरेनियम का क्या परमाणु क्रमांक है? 92। और जो 238 ऊपर दिया गया है उसका मतलब क्या है कि 238 इसका परमाणु भार है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूं कि जब भी इस तरीके से आप लोगों की वैल्यू दी हुई हो तो समझ लीजिए जो पहले और नीचे होता है वो आपका परमाणु क्रमांक होता है और जो ऊपर होता है वो आपका परमाणु भार होता है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। अब इसमें आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों चीज़ आपके पास दी हुई है। तो अगर आप लोग 238 में से 92 घटा दोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। और जब आप लोग इसको घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? 146। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से हो जाएगा कि 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 146। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। CO2 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब CO2 अणु में आपसे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले कार्बन किससे मिलकर बना है? ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। कार्बन के कितने अणु हैं? तो कार्बन का एक अणु है। कार्बन का में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में आपके होते हैं 8। कितने अणु हैं ऑक्सीजन के? 2। तो 8 दूना 16। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 16 6 आप लोग कितने हो गए? 22। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 22। इस तरीके से आप लोगों के सामने कोई भी अणु दिया हो, कोई भी तत्व दिया हो, तो आप लोग आसानी से उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे कार्बन का एक अणु था और ऑक्सीजन का 2 अणु था, तो इसीलिए जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 मिल गया। कार्बन का एक था तो एक ही रखा 6, दोनों को जोड़ दिया तो 22 हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे दोस्तों? तो जाहिर सी बात है अगर आप लोगों का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? 17 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 17, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? 17। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है थोड़ा सा इसमें गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे 17 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 17 से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो परमाणु का आविष्कारक है वो कौन है दोस्तों? वो है मोसले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा। किसने किया था? मोसले ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कुछ इस तरीके से होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा यानी कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
दूसरी कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 13 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 13 1 ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता हैं। तो न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? तो अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता के तो ये हैं जेम्स चैडविक। दोस्तों आप लोगों से इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों किसी का भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ये हम लोगों को भी पढ़ाया यही गया था, ईटा पर नाच। ठीक है, ईटा पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गए, जे टॉमसन। पर यानी कि पे से क्या हो गया प्रोटॉन और रे से क्या हो गया रदरफोर्ड, और नाच एन से हो गया न्यूट्रॉन और चे से क्या हो गया चैडविक, जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ईटा पर नाच से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो याद रखेंगे। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता आप लोगों के चैडविक यानी कि जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नाभिक में आप लोगों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कौन कौन सा आवेश होता है। तो अगर हम लोग ऋणावेश की बात करें, मे भी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो गया है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने करीबन 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, जो कि आपके आने वाले इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग तैयार करिएगा और आगे आने वाली वीडियो की सीरीज़ में जुड़े रहिएगा, ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने पांडे जी टेक्निकल ऐप को ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। आप एक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप पर आएँ और वहाँ की जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उनका लाभ उठाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।